हेलो दोस्तों, अपमाइंड परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। और आज के इस करंट अफेयर के सेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 14 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर जो है ये आपके एसएससी एग्जाम्स, जैसे एसएससी, आरएस और जैसे सीएचएसएल, एमटीएस, यानी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का ये सेशन। देखिए आप लोग, आज का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का, तो ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 2023 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की हम लोग बात करते हैं यहां पर। तो देखिए, जैसे मैं बात करूं जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये हत्याकांड कब घटित हुआ था और क्यों घटित हुआ था। तो देखिए हम लोग बात करते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये घटना हुई थी सन 13 अप्रैल सन 1919 को। और ये घटना घटित होने के पीछे एक रीजन था, वो था रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट जो कानून है, उसको पारित करने के विरोध में जो जनता है वो जनता शांतिपूर्ण तरीके से इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर एकत्रित हुई थी। तो इस एकत्रित होने के अवसर पर जो जनरल डायर है, जो सैनिक अधिकारी है जनरल डायर, तो इस जनरल डायर ने जो निर्दोष जनता है, इस निर्दोष जनता के पर बिना किसी पूर्व सूचना के गोलियां चलवा दी। तो इस वजह से वहां पर बहुत से जो लोग हैं वो मारे गए। तो इस बाग को हम लोग बोलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, तो ये किसके विरोध में हुआ था, तो ये हुआ था रोलेट एक्ट के विरोध में। और इस रोलेट एक्ट है, इसको हम लोग ना वकील ना दलील भी कहते हैं। ना वकील और ना दलील, यानी इसके अंदर जो रोलेट एक्ट हुआ था, इसके अंदर ना तो वकील कर सकते हो आप लोग, ना किसी की दलील दे सकते हो। तो इसके विरोध में जो जनता है वो खड़ी हुई थी कहां पर, जालियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं रोलेट एक्ट की, तो ये रोलेट एक्ट भी कब हुआ था, तो ये हुआ था सन 1919 के अंदर, 6 अप्रैल 1919 के अंदर। अब देखिए आप लोग कि ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, तो इसमें बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। जैसे हम लोग बात करते हैं जो भारतीय जो सैनिक है, जैसे हम लोग बात करते हैं भारतीयों की, है ना, तो इसके अंदर 2 भारतीय क्रांतिकारी थे। कौन कौन? 2 भारतीय जो क्रांतिकारी थे, उनका नाम क्या था, तो एक का नाम था सत्यपाल और दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू। यानी सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो ये 2 राष्ट्रवादी नेता थे। और इन राष्ट्रवादी नेता की जो गिरफ्तारियां हुई थी, तो इसके विरोध में लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से अमृतसर पंजाब के अंदर एकत्रित हुए थे। तो जो जनरल डायर है, इस जनरल डायर ने इन निर्दोष लोगों के ऊपर क्या चला दी, गोलियां चला दी। तो इसके अंदर क्या था, एक कुआं भी है वहां पर जालियांवाला बाग हत्याकांड में। तो वहां पर जो है लोग उस सूखे कुएं के अंदर भी क्या हो गए, कूद गए। देखिए आप लोग, तो इसके अंदर 2 भारतीय क्रांतिकारी है, तो वो नाम आता है सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये रोलेट एक्ट के विरोध में इनको गिरफ्तार किया था, किनको, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को। अब देखिए आगे, तो इसके अंदर जो है वो किसने गोलियां चलाई थी, तो इसमें एक सैनिक अधिकारी था जनरल डायर। तो इस जनरल डायर ने जो निर्दोष जनता थी उस पर बिना किसी सूचना के गोलियां चलवा दी। अब देखिए,
तो इस देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं, तो ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसके अंदर जो है भारत के सर जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, सर रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी, इस नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी, इसको क्या कर दिया था, त्याग दिया। तो ये था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये कहां पर घटित हुआ था, तो ये घटित हुआ था अमृतसर पंजाब के अंदर। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसके हाल ही के अंदर कौन सी बरसी मनाई गई, यानी इसको कितने साल हो गए, तो इसको हो गए टोटल 104 साल। यानी इसके हाल के अंदर कौन सी बरसी मनाई गई है, तो ये मनाई गई है 104। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आज का कि हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं मिनी रत्न कंपनी की, मिनी रत्न तो ये जो मिनी रत्न कंपनी है, ये जो है मिनी रत्न कंपनी, तो इसके अंदर हाल ही के अंदर किस कंपनी को मिला है दर्जा, तो ये मिला है सोलर, ये मिला है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो अवार्ड मिला है, सॉरी, ये जो मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है, ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ द इंडिया को। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इसको हाल ही के अंदर मिनी रत्न का दर्जा क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये किस क्षेत्र में कार्य करती है, तो ये कार्य करती है सोलर एनर्जी में, यानी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाली यह एक एमएनसी कंपनी है। और इसको हाल ही के अंदर जो दर्जा दिया गया है, वो दिया गया है मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का, यानी जो केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम है, यानी सीपीएससी जिसको बोला जाता है। तो इस सीपीएससी के द्वारा जो है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को हाल ही के अंदर मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं कि इंडिया की, तो इंडिया के अंदर अब टोटल कितनी महारत्न कंपनी है और कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं भारत में, तो भारत में टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो भारत के अंदर टोटल 12 महारत्न कंपनियां हैं। और मिनी रत्न की हम लोग बात करते हैं, तो मिनी रत्न की संख्या भी कितनी है, तो ये भी टोटल 12 ही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में सेबी ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है और एक नया लोगो जारी किया है। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं सेबी की, सेबी, तो इस सेबी की फुल फॉर्म क्या है, तो इस सेबी की जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति विनियामक अधिनियम है ना। तो ये है सेबी का पूरा फॉर्म। तो सेबी की जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी जो है, इस सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो सेबी की स्थापना हुई थी सन
1988 के अंदर। और इसको किस अधिनियम के द्वारा शक्तियां दी गई? तो इसको जो शक्तियां दी गई थी सेबी को, वो दी गई थी सन 1992 के अधिनियम से। तो सन 1992 में क्यों दी गई? क्योंकि सन 1992 के अंदर एक एक घोटाला हुआ था, एक केस हुआ था। कौन सा? हर्षद मेहता केस। तो उस हर्षद मेहता केस के अंदर जो सेबी है, इस सेबी को पावर दी गई थी सन 1992 के दौरान। तो सन 1992 में इसको दर्जा मिला था सेबी को। ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं सेबी की, तो इस सेबी की हाल ही के अंदर जो है फर्स्ट महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष है, तो वो बनाया गया है माधवीपुरी बुच को। माधवीपुरी बुच। तो माधवीपुरी बुच जो है, ये सेबी की क्या है? तो ये सेबी की फर्स्ट महिला अध्यक्ष है। कौन? माधवीपुरी बुच। अब देखिए आप लोग, तो जैसे हम लोग बात करते हैं सेबी की, तो ये सेबी जो है ये काम क्या करता है? तो सेबी काम करता है जो भारत के जो शेयर मार्केट है, तो इस शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो ये करता है सेबी। हाँ जी अंकित जैमिनी जी, 1992। तो 1992 के अंदर तो जो है इसको एक्ट दिया गया था। कौन सा? 1992 के एक्ट के दौरान इसको पावर दी गई थी। किसको? सेबी को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 35वां। तो हाल ही के अंदर जो है इस सेबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 35वां। ठीक है। तो इसने हाल ही के अंदर अपना एक नया लोगो भी जारी किया है। किसने? सेबी ने। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आज का। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आज का कि हाल ही में H3N8 ब्लड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में हुई? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं H3N8, तो ये जो वायरस है ये सामान्यतः जो है मनुष्य के अंदर नहीं पाया जाता। लेकिन हम लोग बात करते हैं इस वायरस की, तो ये जो वायरस है वो एक ए टाइप का, ये जो वायरस है ये किस प्रजाति का है? तो ये जो वायरस है वो ए टाइप का इन्फ्लुएंजा वायरस है। तो ये कौन सा वायरस है? तो ये जो है वो ए टाइप का इन्फ्लुएंजा वायरस है। कौन सा? H3N8। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये H3N8 जो है ये इससे पहली मौत कहां पर हुई है? तो इससे पहली जो मौत है वो दक्षिणी प्रांत के गुआंगडोंग में इससे क्या हुई है? फर्स्ट मौत हुई है। तो इसके हाल ही के अंदर जो है स्ट्रेन मिले हैं। किसके? H3N8 के। तो ये जो वायरस है ये कहां पर फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है चाइना के अंदर। ये फैला हुआ है कहां पर? चीन के अंदर। और चीन का जो दक्षिणी प्रांत है वहां पर फैला हुआ है कौन सा वायरस? H3N8। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं इसी वायरस की, तो ये जो वायरस है ये एक प्रकार का ये बर्ड फ्लू वायरस है। कौन सा? ये एक प्रकार का जो है बर्ड फ्लू वायरस है। यानी ये जो वायरस किसके अंदर फैलाता है? तो ये जो वायरस है ये फैलता है पक्षियों के अंदर। यानी ये बीमारी किसके अंदर आती है? पक्षियों के अंदर बहुत जल्दी से फैलता है। कौन सा? H3N8 वायरस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा चीन। इसका राइट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है चीन।
कि ये जो H3N8 वायरस है ये कहां पर फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है चाइना में। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं जो कोरोना है, ये कोरोना जो है चाइना की जो एक लैब है, वो उस लैब का नाम क्या है, तो उस लैब का नाम बताइए आप लोग। चाइना की एक लैब है, वहां से कोरोना वायरस जो है ये काफी बड़ी मात्रा में फैला था पूरे विश्व के अंदर। तो कोरोना जो फैला था ये चाइना की एक लैब है, वुहान लैब, वुहान लैब। तो इस लैब से जो है कोरोना वायरस जो है ये प्रसारित हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है भारत की हम लोग बात करते हैं, तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा जो है, देखिए भारत की जो है ये फर्स्ट जो है सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा, और इसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम है वो है रैपिडेक्स। रैपिडेक्स। तो इस रैपिडेक्स जो है इसको कहां से कहां तक चलाया गया है, तो इसको चलाया गया है एनसीआर रीजन के अंदर। तो एनसीआर जो रीजन है, एनसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है नेशनल कैपिटल रीजन। तो इसके अंदर जो है भारत के कितने राज्य आते हैं, तो इसके अंदर भारत के 4 राज्य आते हैं। देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई गई है ये कहां से कहां तक चलाई गई है, तो ये चलाई गई है दिल्ली से मेरठ तक। अब देखिए आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं पहली जो सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है, तो इसका तो नाम हो जाएगा रैपिडेक्स। अब देखिए ये जो ट्रेन है इस ट्रेन की क्या क्या विशेषता है, यानी इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या फायदे हैं इस ट्रेन के। तो इससे क्या होगा, एक तो होगी टाइम की बचत, यानी जो टाइम की बचत होगी। दूसरा क्या होगा कि इसकी जो स्पीड है इस ट्रेन की वो है 180 किलोमीटर पर आवर, यानी ये चलेगी 180 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो ये अब देखिए ये जो ट्रेन है सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है, तो इस ट्रेन के बेनिफिट्स हम लोग बताते हैं आप लोगों को कि इसके जो बेनिफिट्स है वो ये है कि इसके अंदर जो है जो दिव्यांग है और जो महिला है इनके लिए अलग से एक कोच बनेगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो महिलाएं हैं और जो दिव्यांग पर्सन है, तो इनके लिए क्या होगा, तो इनके लिए एक अलग से कोच की व्यवस्था है। दूसरा बेनिफिट देखिए कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर स्ट्रेचर जो है, इसके अंदर स्ट्रेचर जो होता है, तो इस स्ट्रेचर की भी क्या है इसके अंदर सुविधा है। स्ट्रेचर जो है जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट के अंदर आप लोगों को पता है कि यदि आप लोग टाइम पर नहीं पहुंच पाते तो बहुत से लोगों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से ये वाली जो ट्रेन है सेमी हाई स्पीड जो ट्रेन है, इससे टाइम की बचत तो होगी। और दूसरा जो क्या होगा इसके अंदर कि इसके अंदर जो है वो स्ट्रेचर की भी सुविधा है, यानी किसी भी पेशेंट को दिल्ली से यदि मेरठ तक लाना है तो इस ट्रेन के लिए एक अलग से कोच की व्यवस्था भी है सेमी हाई स्पीड ट्रेन के अंदर। अब देखिए आप लोग जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि जो रेल बजट है इस रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया। देखिए जो भारत का रेल बजट है इस रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा और इसका विलय आपस में कब किया गया।
तो ये दो क्वेश्चन है हमारे आज के, कि जो रेल बजट है, इस रेल बजट को आम बजट के अंदर कब से अलग किया गया और इनको कब से इनका विलय किया गया। तो देखिए आप लोग, तो इनको जो है कब अलग किया गया, तो इनको अलग किया गया था सन 1924-25 में। और किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो ये किया गया था एकवर्थ कमिटी। ठीक है, तो उस समिति का नाम है एकवर्थ समिति। यानी जो रेल बजट है और जो आम बजट है, ये पहले अलग अलग आते थे, लेकिन आप लोगों को पता है कि सन 2017 के अंदर, सन 2017 की हम लोग बात करते हैं, तो सन 2017 के अंदर जो रेल बजट है, इस रेल बजट को आम बजट में क्या कर दिया, इसका विलय कर दिया सन 2017 में। और ये जो विलय किया गया, ये किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो ये विलय किया गया विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। विजय केलकर जो समिति है, इस समिति की सिफारिश पर जो आम बजट है, इसका विलय किया गया किसके अंदर, रेल बजट के अंदर। अब देखिए आप लोग, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि हाल ही के अंदर आप लोगों को पता है कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है, तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्थानों के मध्य चलाई गई है, तो देखिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो किन किन स्थानों के मध्य चली है, तो पहली वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है, ये चली है दिल्ली से वाराणसी के मध्य, दिल्ली से वाराणसी। दूसरा मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, इसका निर्माण कहां पर हुआ है, तो इसका निर्माण किया गया है जो रेल कोच फैक्ट्री है, यानी इंट्रीगल जो कोच फैक्ट्री है, तो ये कहां पर है, तो ये है पेराम्बूर तमिलनाडु के अंदर। तो इसका जो निर्माण किया गया है किसका, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, तो ये कहां पर किया गया है, तो ये किया गया है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री के अंदर। दूसरा देखिए आप लोग, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि पहली किसान रेल कहां से कहां तक चली, पहली किसान रेल किन दो स्थानों के मध्य चली, तो ये चली देववाली से दानापुर तक। तो जो देववाली है, इस देववाली से दानापुर तक भारत की जो है वो पहली किसान ट्रेन जो है ये चलाई गई थी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भारतीय रेल से संबंधित। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आज का। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आज का, कि हाल ही में किस देश के तट से श्रेणी 4 उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इल्सा टकराया। देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इल्सा जो चक्रवात है, तो ये वाला जो चक्रवात है ये कहां टकराया, तो ये टकराया ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो ये टकराया कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के तट पर। अब देखिए आप लोग, ये जो चक्रवात है ये कहां पर टकराया, तो ये टकराया ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो इसका तो राइट जो आंसर है वो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो जो ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं हम लोग कंगारू जो है, इस ऑस्ट्रेलिया को हम लोग बोलते हैं कंगारुओं की भूमि, और इस ऑस्ट्रेलिया को हम लोग बोलते हैं प्यासी भूमि का देश। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा
कि वहां पर जो है 10,000 ऊंटों को मारने का आदेश भी हुआ था। तो इसी वजह से आप लोगों को पता है कि वहां पानी की थोड़ा कमी है। तो पानी की कमी की वजह से उसको बोलते हैं प्यासी भूमि का देश, किसको? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को हम लोग बोलते हैं कंगारू की भूमि। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर तो हो गया ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग कि हाल ही में मार्च 2023 के किस महिला क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं आईसीसी की, तो आईसीसी की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और ये जो आईसीसी है, तो इस आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इस आईसीसी की जो स्थापना है वो हुई थी सन 1909 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है दुबई के अंदर। नेक्स्ट देखिए आप लोग कि जो आईसीसी है, इस आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो इस आईसीसी के अध्यक्ष हैं, वो है ग्रेग बर्कले। तो ये जो ग्रेग बर्कले हैं, ये आईसीसी के हाल ही के अंदर अध्यक्ष है। अब देखिए कि अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि आईसीसी ने जो प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है, कौन से महीने का? मार्च महीने का। तो ये जो मार्च महीने का जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है, ये हाल ही के अंदर किस महिला को दिया गया? तो ये दिया गया युगांडा की, देखिए आप लोग, ये दिया गया किसको? ये दिया गया हेनरिट इसिम्बे को। हेनरिट इसिम्बे को। तो ये क्या है? ये एक महिला क्रिकेटर है। तो इनको मार्च महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। तो ये तो दिया गया है किसके अंदर? वोमेन्स श्रेणी के अंदर। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं कि पुरुष के अंदर किसको दिया गया, तो पुरुष के अंदर जो है वो किनको दिया गया? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में छापिए कि पुरुष का जो खिताब है वो किनको दिया गया। तो देखिए, मैं बता देता हूं आप लोगों को कि जो पुरुष का जो खिताब है वो दिया गया साकिब उल हसन को। साकिब उल हसन को। तो ये कहां के खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी है बांग्लादेश के। और ये बांग्लादेश के जो है वो एकमात्र खिलाड़ी है जिनको ये अवार्ड 2 बार मिल चुका है। यानी 2021 के अंदर भी मिल चुका है और हाल ही के अंदर 2023 में भी मिल चुका है। तो साकिब उल हसन जो है ये किसके कैप्टन है? तो ये कप्तान है बांग्लादेश क्रिकेट टीम के। तो इनको हाल ही के अंदर कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। अब देखिए, जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है, ये कब से स्टार्ट हुए थे? तो ये स्टार्ट हुए थे सन 2021 से। और सबसे पहला जो अवार्ड है, जो पहला अवार्ड है, ये किनको दिया गया था? तो ये दिया गया था भारतीय क्रिकेट टीम के ऋषभ जो पंत है, इस ऋषभ पंत को दिया गया था फर्स्ट अवार्ड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखिए आप लोग, हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जो अमन शेरावत है, तो इन अमन शेरावत को कौन सा पदक मिला है? अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं एशियन कुश्ती
जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये जो 2023 वाली जो चैंपियनशिप है तो इसका आयोजन चल रहा है, ये चल रहा है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। यानी इसका आयोजन हुआ है, इसका जो आयोजन है वो चल रहा है अस्ताना में। और ये अस्ताना कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कजाकिस्तान के अंदर। तो इसके अंदर जो है भारत के जो कुश्ती के खिलाड़ी है, तो कुश्ती के खिलाड़ी कौन है? तो जो कुश्ती के चैंपियन है हमारे भारत के अमन शेरावत जी। तो इन अमन शेरावत को कौन सा पदक मिला है? तो इनको मिला है स्वर्ण पदक। तो इनको क्या मिल गया है? तो इनको मिल गया है गोल्ड मेडल। अब देखिए आप लोग, जो अमन शेरावत जी है तो इन अमन शेरावत ने किस श्रेणी के अंदर जीता है? तो देखिए आप लोग, इनकी जो कैटेगरी है वो है 57 केजी फ्री स्टाइल। तो इस कैटेगरी में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं रवि दहिया की, है ना, तो रवि दहिया जो है, रवि दहिया, तो ये रवि दहिया जो है, इनको पता है कि आप लोगों को कि रवि दहिया जो है ये ओलंपिक के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो ओलंपिक के अंदर इन्होंने जो पदक जीता है वो जीता है सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल। तो सिल्वर मेडल किन्होंने जीता है? तो ये जीता है रवि दहिया जी ने। अब देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं इसी इवेंट की, तो इसी इवेंट के अंदर जो है वो एक नाम आता है किसका? तो एक नाम आता है अमित पंघाल जी का। ये जो अमित पंघाल जी है, तो अमित पंघाल जो है, इनको कौन सा पदक मिला है? तो इनको मिला है इसी खेल के अंदर वो मिला है सिल्वर मेडल। तो सिल्वर मेडल तो किनको मिला है? तो ये मिला है अमित पंघाल जी को। और जो गोल्ड पदक मिला है वो किनको मिला है? तो वो मिला है अमन शेरावत को। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी गोल्ड मेडल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए आप लोग, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुनफर पीरा सुरंग का कहां उद्घाटन किया है? तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं कुनफर पीरा सुरंग, तो इस सुरंग का हाल ही के अंदर उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये जो उद्घाटन किया है तो वो किन्होंने किया है? तो ये किया है भारत के जो सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी। सड़क परिवहन मंत्री, और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है नितिन गडकरी जी, ठीक है ना। तो इन्होंने हाल ही के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो रामबन बनियाल दर्रा है, रामबन जो बनियाल खंड है, इस खंड के अंदर हाल ही के अंदर कौन सी सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कुनफर पीरा सुरंग। अब देखिए आप लोग कि ये जो सुरंग का निर्माण किया गया है तो ये क्यों किया गया है? तो ये किया गया है कि जो जो दूरी पड़ती थी ये, यानी जो रामबन बनियाल खंड है, तो यहाँ पर एक ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो इस इलाके की वजह से यहाँ पर जो है सुरंग निकाली है किन्होंने? तो ये निकाली है कौन ने, किसने? तो ये निकाली है नितिन गडकरी जी ने। देखिए, और इसकी जो लंबाई है वो होगी 924 मीटर। यानी पहले घूमकर जाना पड़ता था, ये जो रामबन बनियाल खंड है तो यहां पर घूमकर जाना पड़ता था। तो इस दूरी को कम करने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर के अंदर हाल ही के अंदर किन्होंने, नितिन गडकरी जी ने कुनफर पीरा सुरंग का उद्घाटन किया है। तो इसका तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। तो ये राइट आंसर किसका हो जाएगा? जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखिए आप लोग, जैसे मैं आप लोगों से बात करूं कि हाल ही के अंदर T5 जो सुरंग है, इस T5 सुरंग का निर्माण कहां पर हुआ है? तो इस T5 जो सुरंग है, हाँ, इसका निर्माण भी कहां पर हुआ है? तो ये हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो दूसरा ये जो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर के भी कौन से इलाके में हुआ है? तो ये हुआ गुलमर्ग में। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का पहला जो इग्लू कैफे है, ये कहां पर खोला गया है? भारत का पहला ग्लास इग्लू जो रेस्तरा है, ये कहां पर खोला गया है? तो भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरा जो है, ये भी कहां पर खोला गया है? तो ये भी खोला गया है गुलमर्ग में। और गुलमर्ग में कहां पड़ता है ये? तो ये पड़ता है गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग कि जो जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर के अंदर हाल ही के अंदर आप लोगों को पता है, हाल ही में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। जो लिथियम धातु है, इस लिथियम धातु के भंडार कहां पर पाए गए? तो ये पाए गए हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये क्वेश्चन थे हमारे जम्मू कश्मीर से। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में आईपीएल के 200 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं आईपीएल की, तो हाल ही के अंदर आईपीएल का कौन सा संस्करण चल रहा है? तो ये चल रहा है आईपीएल का 16वां संस्करण। तो इस संस्करण में आप लोगों को पता है कि जो 200 मैच में कप्तानी करने वाले हैं, तो वो है चेन्नई सुपर किंग के चेन्नई सुपर किंग्स के जो कप्तान है, और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो ये जो महेंद्र सिंह धोनी है, ये 200 मैचों में कप्तानी करने वाले एकमात्र खिलाड़ी है। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। तो चेन्नई सुपर किंग्स टीम के ये जो कप्तान है, ये कब से बने हुए हैं? तो ये बने हुए सन 2008 से और 2015 तक बने। और इसके बाद आप लोगों को पता है कि जो चेन्नई सुपर किंग टीम है, तो इसके ऊपर बैन लग गया था। तो बैन लगने के बाद 2016 और 17 में ये किस टीम से खेले थे? तो ये खेले थे पुणे जॉइंट से। तो ये कप्तान किसके थे? तो ये कप्तान थे पुणे जॉइंट्स टीम के। और उसके बाद से ये लगातार कप्तानी कर रहे हैं। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। तो ये जो रिकॉर्ड बनाया वो किन्होंने बनाया? तो ये रिकॉर्ड बनाया महेंद्र सिंह धोनी ने। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। अब देखिए, जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि हाल ही में आप लोगों को पता है कि जो सबसे अधिक विकेट लिए हैं, तो वो किन्होंने लिए हैं? तो आईपीएल के अंदर तो वो लिए हैं किन्होंने? अमित मिश्रा जी ने। यानी सबसे अधिक उम्र के अंदर जो सबसे ज्यादा विकेट है वो किनके हैं? तो वो है अमित मिश्रा के। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके, थैंक यू।